सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम अमित है और ये कुंडली आई है औरंगाबाद बिहार से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सबसे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अच्छी बात कही। जिस क्षेत्र में, जिस भूमंडल में, जिस भी भूभाग में कृष्ण सार हिरण, कृष्ण सार मतलब काला हिरण है ना, जिस भूभाग में काला मृग, काला हिरण विचरण करता हो, स्वच्छंद विचरण करता हो और वो भी स्वच्छंद गति से, उसको किसी का डर ना हो कि कोई मुझे मार के खा जाएगा, चाहे वो बड़े अभिनेता हो, चाहे वो कोई शिकारी हो, चाहे कोई मलेच्छ जाति का पुरुष क्यों ना हो या कोई भी हो, वही भूमि आर्यावर्त भूमि कही जाती है। आप लोग समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है कि आप जिसको आपने आदर्श बनाया, हमारे ऋषि महर्षियों ने उस प्राणी की हत्या करने का दोष लगाया। काला मृग, जोधपुर कोट और बड़े भाई साहब तो ये बात, ऐसा प्रदेश, ऐसा क्षेत्र, विशाल क्षेत्र ऐसा जहां कृष्ण सार हिरण स्वच्छंद गति से विचरण करता हो और उस पे किसी भी तरीके का कोई डर ना हो, उसे, उस प्राणी को कोई डर ना हो कि कोई मुझे मार के खा जाएगा, कोई मेरे छाल का प्रेमी होगा जो मुझे मार देगा। वही क्षेत्र आर्यावर्त का क्षेत्र कहा जाता है। और जिस प्रदेश में, जिस भूभाग पे काला मृग नहीं रहता हो, उसे मलेच्छों की भूमि कही जाती है। किसकी भूमि? मलेच्छों की भूमि कही जाती। मलेच्छ तो समझते होंगे, हाँ वही। तो मलेच्छों की भूमि उसे कही जाती है जहां वनस्पतियां नहीं होती, जहां पहाड़ नहीं होते, बालू के टीले होते हैं खाली, और नदियां नहीं, झरने नहीं, तालाब और पोखरे नहीं, और हमारे जैसे पवित्र गंगा ने। ऐसे क्षेत्र को मलेच्छ का क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? आइए अब विषय पे लेके आता हूं। विक्रम संवत 2048, शक संवत 1913, और इनकी कुंडली में इनका जन्म हुआ है दक्षिणायन में, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को आत्मबल में कमजोरी और स्त्री मतलब जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, आत्मविश्वास, पिता का सुख और पिता का आशीर्वाद, वो थोड़ा कमजोर सा होता है। दक्षिणायन में पापग्रह बलवान हो जाते, सूर्य दक्षिणायन में कमजोर हो जाते, क्योंकि सूर्य पापग्रह नहीं होते, ये क्रूर ग्रह होते हैं। उत्तरायण में शुभग्रह बलवान हो जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा। हालांकि दक्षिणायन में चंद्रमा बलवान हो जाते, सूर्य उत्तरायण में बलवान, चंद्रमा दक्षिणायन में बलवान। उत्तरायण में पापक ग्रह नहीं, शुभग्रह बलवान हो जाते हैं, गुरु, शुक्र, बुध, और दक्षिणायन में पापक ग्रह बलवान हो जाते हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु। क्लियर है? इनका जन्म हेमंत ऋतु में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति किसी भी तरीके से ढिठाई करके भी प्रेम पाने की कोशिश करता है। रविवार को जन्मे है, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के पास कम से कम अपने पिता के जैसे सदाचरण करने का अवसर अवश्य ही मिल जाता है। पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, दाता दानो महोत्साही सूर्यवारे भवेन नरः, है ना। जो व्यक्ति रविवार को जन्मा होता है वो दानी होता है, उत्साही होता है, दाता होता है और राजा का पालन करता होता है। वो राजा का सन्निकट या राजा के सदृश दानी हो जाता है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा, तृतीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह नहीं होते, पापग्रह होते हैं। इस कारण से व्यक्ति का मन मस्तिष्क अब परेशान हो सकता है। हालांकि दक्षिणायन में होने के कारण यहाँ चंद्रमा बलवान कहे जाएंगे, और यहाँ बैठे भी हैं वो ग्रहण में हैं, राहु 16 डिग्री के और चंद्रमा 21 डिग्री के। यहाँ टाइट कंजंक्शन का ग्रहण व्यक्ति के रिकग्निशन को मिलने में दिक्कत करे, संतान बाधाओं में, संतान की बाधाएं व्यक्ति के जीवन में मिली रहती है और उसको उसके
कुटुंबजनों के सुख से भी कई बार वंचित होते देखा जाता है, और कई बार उसको जो प्रेम और स्नेह, जो लाड, जो प्यार, जो समाज से मिलना चाहिए, वो थोड़ा कम सा मिलता है। इनका जन्म हुआ है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, और ये होता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, वृद्धि योग, तैतिलकरण, ये तीनों ही ठीक है। शुक्र के नक्षत्र क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में अकाट्य रूप से किसी भी चीज को कर लेने की ताकत होती है। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण पराक्रमी, और सूर्य क्षत्रिय वर्ण के ही ग्रह होते हैं। क्षत्रियता का पालन करने वाला सूर्य वंश के थे ना राजा राम जी, तो भगवान राम, तो कहने का अर्थ है कि इनमें अजब तरीके का अदम्य साहस होता है और परंपराओं से बंधे होते हैं, अपनी सभ्यता का संचालन करने वाले होते हैं, अपने गुरुजनों का आदर और ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले होते हैं, माता पिता का सम्मान और बड़े जनों का किसी भी तरीके से उनसे अनुनय विनय करके ही अपने किसी बात को उनसे उनके सामने रखते हैं। कभी भी किसी की अवज्ञा नहीं करते, हमेशा अपने बल का सदुपयोग, और निकृष्ट जनों से भी किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से कोई घृणा नहीं करते। सबके साथ परस्पर दया का भाव रखते हैं और अपनी शक्ति का संचार वहीं करते हैं जहां अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, अन्यथा वो अपनी शक्ति का ऐसे ही प्रदर्शन नहीं करते। इनकी कुंडली में बुध वक्री है। इसका फल कथन मैं पहले बता दूं। सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगल, गुरु और सूर्य, ये तीनों अच्छे और महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इस कुंडली में पापी घर के रूप में बनती है शुक्र की राशि, तृतीय और दशम भाव के अधिपति के रूप में, यानी कि इस कुंडली के लिए पापी भाव के अधिपति या पापक ग्रह बनेंगे शुक्र। इस कुंडली में शनि सप्तम और छठवें के अधिपति होने से मारकेश हो जाते हैं। चंद्रमा 12वें भाव के अधिपति होने से सहायक मारकेश की भूमिका में होंगे, यानी कि जब वो शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आएंगे तब मारकेश बनेंगे। बुध इस कुंडली के लिए सामान्यतया धन लाभ के योग के कारण बनते हैं, परंतु वो भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, सामान्यतया सम भूमिका में होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं तो बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं। इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति सदोष हो जाते हैं, दोष के संग, क्योंकि अष्टम भाव के भी अधिपति हो जाते हैं। पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि बनी और जन्म कुंडली में लग्न में बैठ गए, उस पे राहु की दृष्टि हो गई। चंद्रमा पे राहु का प्रभाव है, चंद्रमा पे गुरु का प्रभाव है, और चतुर्थ भाव को पीछे शुक्र और आगे चंद्रमा ने शुभकर्तृ योग लगाया है, जहां दो नहीं तो कम से कम एक मंगल पापग्रह होकर के बैठा। नवम भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह के रूप में मंगल बनते हैं, और उनको शुभकर्तृ लग जाने से व्यक्ति थोड़े बहुत खर्च से युक्त होकर के जीवन जिएगा, लेकिन माता और पिता की सेवा करने वाला अवश्य ही होता है। बुध यहाँ वक्री है 22 डिग्री के, इस वजह से सोफिस्टिकेशन का फॉर्म में आ जाएंगे, सोफिस्टिकेशन के फॉर्मेट में आ जाएंगे और वो निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लाभ भाव और धन भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में वृश्चिक राशि में कई बार व्यक्ति को स्नायु मंडल के प्रतीक होने के कारण तंत्रिका तंत्र को गड़बड़ ना करें, और व्यक्ति कई बार हकलाहट के संग बोलता है, अपनी वाणी का सदुपयोग नहीं कर पाता, या कई बार वाणी से कष्ट होता है, वो कई बार झूठ बोले, हकला करके बोले, अपनी वाणी का संतुलन ना बना पाए और डिंगे मारने वाला भी हो जाता है। अपने आप को समाज के सामने बड़ा और धनी मानी दिखाने में उसका जो है वो ऐसा होता है। और उसमें एक बात और भी होती है कि चतुर्थ भाव के बुध व्यक्ति को कई बार दिखा करके खर्च करने वाला भी बना देते हैं। धर्मार्थ, धर्म भाव के अधिपति चतुर्थ में वक्री हो गए, अपने नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति अपने आगे किसी की चलने नहीं देने वाला भी होता है, या कई बार वो दिखा करके पूजा करे, दिखा के पाठ करे, दिखा के लोगों की सहायता करे, ऐसा होता है। धर्म क्षेत्र से जुड़ करके काम करने की इच्छा होती है, पर वो गुप्त दान नहीं करता, शोर मचा करके किसी की मदद करता है और अपनी वाणी का दुरुपयोग भी करता है, और कई बार अपनी प्रदर्शन शक्ति के कारण समाज में उसकी किरकिरी भी होती है। ये इनकी कुंडली में मैंने प्रथमतया इनको पंचांग से परिचित कराया आप लोगों को, उसके बाद कारक योग, कारक और मारक ग्रहों के बारे में बताई।
फिर उसके बाद बुध के बारे में बता दिया। ये मैंने मंगल के संग भी इन्हें देखा है। 13 डिग्री के मंगल बने हैं, अवस्थागत अच्छे हैं, और बुध 22 डिग्री के बैठे हैं, ढलान पे हैं, और सूर्य भी 22 डिग्री 25 कला पे। हालांकि यहाँ सूर्य और बुध के बैठने के कारण यहाँ पे स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, और मंगल और सूर्य के एक साथ बैठने के कारण भी इसे शुभ योग कहेंगे, इसे भी अच्छा कहेंगे। भाग्य भाव के अधिपति मंगल और चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल का संबंध जन्म कुंडली के लाभ और धन भाव के अधिपति बुध के संग हो रहा है, जिसके कारण व्यक्ति ये न के न प्रकार कई जगह से धन कमाता है, और इसमें उसके कुटुंबजन यानी कि बड़े भाई, छोटे भाई, माता पिता, दादा दादी जो भी होते हैं, इनका उसे सुख भी मिलता है। क्रिएटिव होता है, जानकार होता है, चपल होता है, चंचल नेत्रों का होता है, संयमित नहीं जीता, उसको अपने हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता चाहिए, और वो किसी के भी काम में हस्तक्षेप नहीं करता है। अपने काम में हस्तक्षेप भी उसे वैसे ही पसंद नहीं है जैसे किसी दूसरे को वो कोई उंगली नहीं करना चाहता है। ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली में सिंह लग्न में होने के कारण और ये स्थिति में होने के कारण होगी। चतुर्थ भाव के बलवान और मंगल और बुध और सूर्य के संग बैठने के कारण यहाँ सूर्य और मंगल भी योग में अच्छे होंगे। लग्नेश का संबंध भाग्य भाव के अधिपति के संग चतुर्थ भाव में होने से व्यक्ति समाज को देने की भूमिका में होता है, पर वस्तुतः वो थोड़ा स्वार्थी सोच के साथ आगे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त उसकी मानसिक व्यग्रता थोड़ी बहुत रहेगी। बाहर से देखने पे उसके घर में कोई भी कला का वातावरण नहीं है, पर जैसे जैसे आप उसके सन्निकट जाएंगे आपको कुछ न कुछ दुर्गंध दिख जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, व्यक्ति की शक्ति, व्यक्ति की तार्किक क्षमता, उसका गहराई में जाना, चीज़ों को समझना और क्रिएटिविटी के साथ किसी भी तर्क को ढूंढ करके सामने वाले को प्रत्युत्तर दे देना, उसकी तार्किकता और किसी भी शर्त पे काम करने वाला होता है। जब पकड़ ले कोई बात तो उसको छोड़े नहीं, ये मंगल के कारण होता है। मंगल से गुरु का केंद्र में होना, 10 भाव आगे, मंगल से गुरु का केंद्र में होना, 4 घर आगे पीछे, ये योग व्यक्ति को कन्विंसिंग कैपेसिटी में ले जाने वाला और अपनी बात समझदारी से रखने वाला होता है। पर बुध के वक्री होने से वाचाल होने का भी दोष लग जाता है, वक्री होने के कारण। सूर्य और मंगल एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति में धार्मिकता, बौद्धिकता और चरित्रहीनता का दोष नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली के तृतीय भाव में शुक्र स्वग्रही होकर के इस कुंडली को कमजोर करेंगे और व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ चूंकि सूर्य पहले ही दक्षिणायन में है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ सूर्य चूंकि पहले ही दक्षिणायन में बैठे हैं और शुक्र इस कुंडली के 10वें भाव के अधिपति होते हैं और तृतीय भाव में बैठे हैं, ये स्थिति पिता के साथ संबंधों को वैचारिक दृष्टिकोण से वैचारिक मतभेद में न ले जाने को बता रही है। ऐसी अवस्था में आपको किसी भी तरीके से, मुझे जहां तक लग रहा है, अपने पिता के साथ संबंधों को और भी ज्यादा नर्चर करने की आवश्यकता है। उसे और भी आप ठीक कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं जिसमें नक्षत्र पे चर्चा करूंगा। इनकी कुंडली में इनका जन्म हुआ है पूर्वाषाढ़ा में और ये नक्षत्र होता है शुक्र का। आप जब गौर से देखें तो इस कुंडली के लिए चूंकि चंद्रमा जो होते हैं वो 12वें भाव के अधिपति होते हैं और जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली के लिए सर्वाधिक पापक ग्रह के रूप में जाना जाता है। शनि के बाद प्रधानतया शनि इस कुंडली के लिए मार्केश होते हैं। सहायक मार्केश के रूप में चंद्रमा भूमिका में आते हैं 12वें भाव के अधिपति होने के कारण। पर अब गौर से समझिएगा, आपकी कुंडली के नक्षत्र में जो आपकी कुंडली का चंद्रमा है वो जिस नक्षत्र में बैठा है, अगर उस नक्षत्र के अधिपति आपकी कुंडली के लिए कारक नहीं होते तो जीवन के आरंभ के बहुत सारे क्षेत्र जो होते हैं वो कई बार व्यक्ति को कष्टप्रद स्थितियों से गुजारने के लिए विवश कर देते हैं। अर्थात इसका परिणाम ये होता है कि कई बार आपका काम बिगड़ता है और आप लगातार उधेड़-बुन में भी रहते हैं। ऐसी अवस्था में अगर इनकी कुंडली की बात करें, जो चंद्रमा अगर पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं, तो ये जो बात होगी ये कई बार जातक को दिखावेपन की प्रवृत्ति से लैस कर देगी। इसके अतिरिक्त व्यक्ति तब तक बाहरी दबावों में काम करता रहता है जब तक उसके घर वाले उससे कदम उठाने को नहीं कहते। होता है ना, आमतौर पे आपने देखा होगा कि पति जो है वो किसी की जी हुजूरी कर रहे हैं या फिर कई बार वो बाहर के समाज को खुश करने के लिए अपना नुकसान भी कर रहा है, पर जब तक घर वाले उसके ऊपर हावी नहीं होते, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है,
तब जाकर के वो उसकी बुद्धि खुलती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में व्यक्ति धनी होगा, शुक्र से प्रभावित होने के कारण ऐश्वर्यशाली भी होगा। और यहाँ पे नक्षत्र के कैरेक्टर को पकड़ने की बात अगर करेंगे तो यहाँ जो बात होगी वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा झगड़ालू नहीं बनाएगा। अब वो अपनी तीखी सोच और तीव्र चाल से सामने वाले की परिस्थिति को आंकने की पूरी कोशिश करता है। तर्क बल, क्योंकि धर्म का ज्ञान है। ज्ञान बल, क्योंकि उसके पास अनुभवों का बल है। अनुभव, तर्क और ज्ञान, शास्त्र और बड़ों का आदर, इनमें से आरंभ की 3 चीजें तो बहुत अच्छी होती हैं, पर कई बार व्यक्ति बड़ों का आदर करना भूल जाता है, क्योंकि उसे कई बार इस बात का भान होने लगता है कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी अब इस दुनिया में कोई है नहीं, और यही चीज़ उसे कष्ट भी देती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों में चपलता होती है, पर वो परिस्थिति को समझ करके अपनी चपलता दिखाते नहीं हैं। उनको कई बार बहुत सारे क्षेत्रों का अनुभव भी होता है, पर फिर भी वो सीखने से कभी भी बाज नहीं आते और हमेशा ही सीखने की कला में निपुणता उन्हें मिलती जाती है। जीवन के 40वें वर्ष के पहले, मतलब 40 वर्ष तक जो बात होती है वो धन के मामले में बड़ी अच्छी होती है। यहाँ व्यक्ति एक अच्छे खासे धन का अधिपति बन जाता है, पर चूंकि चंद्रमा 12वें भाव के अधिपति होते हैं और अगर जन्म कुंडली में सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में कमजोर हो रहा हो या शुक्र जन्म कुंडली में बढ़िया भाव में नहीं बैठे हैं, अगर केंद्र में बैठ जाएं तो अच्छी बात होगी। हालांकि यहाँ पे वो अपनी राशि के बैठे हैं, पर फिर भी आपको एक बात बता दूं, तो अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बैठे हैं तो 40 वर्ष तक व्यक्ति अच्छे खासे धन का मालिक बनता है। पर इसकी एक नेगेटिव बात ये होती है भगवान कि उस धन के अति व्यय के कारण व्यक्ति का अच्छा खासा धन उसके हाथ से फिसलता हुआ दिखता है, या कई बार वो अपने अतिरेक व्यय के कारण उस धन को मजबूती से गंवाने वाला हो जाता है। इस कारण से ही जो जन्म नक्षत्र अगर पूर्वाषाढ़ा का है, उन जातकों को अपने धन के संचयन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। और ध्यान रखने की बात भी है कि अगर ये धन बुढ़ापे में नहीं बचा तो फिर बुढ़ापे की स्थिति कमज़ोर होने लगती है। यहाँ जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं पंचमेश होने के साथ साथ, और चतुर्थ भाव में 2 पापक ग्रह या 1 क्रूर और 1 पापक ग्रह, यानी कि बुध भी यहाँ पे थोड़े से एग्रेसिव नेचर को फॉलो करने वाले होंगे, क्योंकि मंगल के संग और सूर्य के संग बैठने के कारण व्यक्ति में थोड़ी सी गर्माहट आएगी। और चूंकि चंद्रमा पहले ही गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से सत्य बोलने वाला भी बना देंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र व्यक्ति को धनवान बनाने के साथ साथ अनुभवी भी बनाता है, और इसकी जिम्मेदारी वो नक्षत्र के अधिपति ले लेते हैं। सूर्य जन्म कुंडली में अगर चौथे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को कई बार गर्म मिजाज का भी बनाएंगे और उनको नौकरी पेशा करने वाला भी बना देते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को नौकरी करने पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। ये बात मैंने नक्षत्र की बताई। अब आपको मैं बात बताता हूँ, इस कुंडली में ग्रह की दृष्टि, लग्न पे बैठे गुरु जो बैठे हैं 20 डिग्री के शुक्र के नक्षत्र में, और वो शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठ करके केतु से दृष्ट हो रहे हैं, केतु राहु के नक्षत्र में और राहु शुक्र के नक्षत्र में। तो शुक्र और राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, और यहाँ पे जो राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बनेगा, और यहाँ पे शनि का जो 6वें भाव में स्वग्रही होना होगा गुरु मित्र की राशि में। इस कुंडली के लिए आपको एक बात बता दूं, गुरु का शुक्र के नक्षत्र में जाना, शुक्र और राहु का नक्षत्र परिवर्तन व्यक्ति को व्ययशील और समाज का पोषक बनाएगा। 2 बातें। उसके बाद राहु और केतु का प्रभाव जो है वो जन्म कुंडली में आप जब देखेंगे तो केतु राहु 16 डिग्री के हैं। अवस्था के हिसाब से इनकी दशाएं व्यक्ति को कई जगह से धन कमाने के लिए रास्ता खोलेंगी। पर यहाँ जो क्रिएटिविटी को दोष लग रहा है और जो मेहनत करने के बाद प्रमाणित होकर के जो परिणाम मिलना चाहिए, उसमें गड़बड़ी भी हो रही है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को संतान से कष्ट और मानसिक व्यग्रता का शिकार भी होते देखा जाता है। शुक्र और राहु का नक्षत्र परिवर्तन व्यक्ति को धनवान बनाने के साथ साथ खर्चीला और भोगी प्रवृत्ति का भी बनाएगा। साथ ही साथ भाग्य का सुख तो मिल जाएगा, लेकिन व्यक्ति को जीवन में अतिरिक्त व्यय के कारण धन हानि के योग भी बनेंगे। शुक्र का प्रभाव भाग्य भाव पे और गुरु का प्रभाव भाग्य भाव पे है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि उच्च की शुक्र पे पड़ रही है और केतु की दृष्टि भी शुक्र पे पड़ रही है।
और ये स्थिति व्यक्ति को जीवन में कई बार उसके भाग्य के अवरोध का कारण भी बन सकती है। जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति पे शनि की दृष्टि और चंद्रमा का पापग्रह बनना 50% तक सरकारी नौकरी का योग जागृत करेगा, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी का योग कुछ हद तक बनते हुए भी देखा जाएगा। दशम स्थान पे सूर्य और मंगल की दृष्टि एक साथ पड़ रही है। शनि जन्म कुंडली में नौकरी भाव के अधिपति होकर के नौकरी भाव में बैठे हैं। गुरु का प्रभाव भाग्य भाव पे मित्र की, और गुरु का प्रभाव पंचम भाव पे अपनी ही राशि पे, और गुरु का प्रभाव यहाँ पे सामान्य है। इस वजह से दाम्पत्य के लिए गुरु का प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा भले ना हो, पर व्यक्ति कभी भी आर्थिक रूप से कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा। उसकी दैनिक जो खर्चे हैं वो उसको नियमित रूप से धन देने का काम करेंगे। इस कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, पर शुक्र के तीसरे भाव में बैठने के कारण वहां वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। यहाँ जातक को कामी और लोभी बनाएंगे, और कई बार उसको ऐश्वर्य का चिंतन करने वाला, हमेशा ही छोटी छोटी समस्याओं में उलझने वाला और अपने गुण और गणों का संपूर्ण लाभ प्राप्त न करने वाला बना देते हैं। भाग्य से कई बार व्यक्ति को द्रोह होने लगता है, और कई बार व्यक्ति अपने ही प्राप्त किए गए ज्ञान के बल का संपूर्ण फायदा नहीं उठा पाता है। ये इतनी सारी चीजें हैं। मतलब गुरु का प्रभाव 2 भावों के लिए तो अच्छा बना। शुक्र, क्यों मैंने ऐसा शुक्र को अपनी राशि के बैठे होने के कारण कहा है कि वो फिर भी अच्छे नहीं है। ये व्यक्ति कई जगह से धन कमा सकता है, इंटरनेट से जुड़ करके, ट्रांसपोर्ट से जुड़ करके, कम्युनिकेशन से जुड़ करके, टेलीकॉम से जुड़ करके, ब्रॉडबैंड से जुड़ करके, जो ब्रॉडबैंड अवेलेबिलिटी होती है उससे जुड़ करके, इंटरनेट सेवाओं से जुड़ करके, कैफे खोल करके, कैफेटेरिया खोल करके, खाने पीने की सामग्री, पशुओं का कारोबार, ये सारी चीजें बनती हैं। मिष्ठान भंडार हो जाए, अपना सामान किसी दूसरे जगह भेजने का काम हो जाए, कुरियर सर्विस हो जाए, पोस्ट ऑफिस का काम हो जाए, ये सारी चीजें बनती हैं। कपड़ों का काम हो जाए, भाई से जुड़ करके कोई काम करना हो वो हो जाए, अपने ग्रंथों के अध्ययन से। पर तीसरे भाव में शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना किसी भी भाव के लिए खराब नहीं होता, अच्छा होता, कोमल संबंधों को विकसित करेंगे। पर समस्या ये है कि तीसरे भाव में क्रूर ग्रह और पापक ग्रह अच्छे परिणाम करते हैं, वहां पे शुभ ग्रह का प्रभाव कमजोर हो जाता है। ये बात भी है, इस वजह से ही मैंने इसे थोड़ा कमजोर सा कहा है। हालांकि नक्षत्र के परिवर्तन के कारण उसमें बहुत सारे लाभ के योग भी बनेंगे। जैसे व्यक्ति का इमोशनल जो अटैचमेंट है वो लोगों से बड़ा जल्दी जुड़ जाता है, और वो कम से कम अपने कम्युनिकेशन के बल पे बहुत सारा धन भी अर्जित कर लेता है। क्लियर है? इस कुंडली में अब मैं आपको नक्षत्र पे चर्चा करके बता देता हूं। सूर्य सबसे पहले 22 डिग्री के हैं, अवस्थागत वो नीचे जा रहे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठ करके आपके बुद्धि को कुंठित ना करें, इसलिए अपनी वाणी और अपने बुद्धि और साथ ही साथ अपने पराक्रम पे विश्वास रखें और इकट्ठा करने पे कोशिश करें, बहुत ज्यादा खर्च करने की स्थिति में ना जाएं। चंद्रमा आपकी कुंडली में मैंने बताया पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव, व्यक्ति मूत्र का रोगी हो जाता है, मूत्र रोगी, और कई बार उसको नाभि के नीचे के क्षेत्रों में दर्द की समस्या भी बनती है। माथे का दर्द वगैरह तो नहीं है, पर पंचम भाव में कई बार ग्रहण बनेगा तो पेट से संबंधित समस्या भी दे सकता है। हृदय क्षेत्र में कई बार कठोर या घबराहट के योग भी बन जाते हैं। अब इनकी कुंडली में दशम स्थान को देखते हैं। इस कुंडली में कमजोर मुझे दशम स्थान बेसिकली आप देखेंगे तो नहीं है, पर दशम स्थान के अधिपति पे केतु शनि का प्रभाव है, और उस भाव के ठीक आगे दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं। इस वजह से पिता के साथ संबंधों को विकसित करने की आवश्यकता जरूर होगी। पर यह कुंडली अगर नौकरी ना लगे तो खुद के रोजगार पे ज्यादा ध्यान दे, मतलब प्राइवेट नौकरी के योग नहीं है। आपको खुद की नौकरी करनी चाहिए, खुद का व्यवसाय, कुछ भी करे। आपकी कुंडली में संतति से संबंधित समस्या हो सकती है, घर में कलह थोड़े बहुत मच सकते हैं। एकादशवें भाव में केतु आपको भ्रम की स्थिति में डाल करके कई बार लालची भी बना सकते हैं। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में आपको धर्मशास्त्र का ज्ञाता और समझदार बनाएगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर और राहु की दृष्टि गुरु के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में उधेड़ बुन या कई तरीके से घट घटा करके चीजें मिलती हैं। मेहनत करने के बाद थोड़े परिणाम कमजोर मिलते हैं। कारण है क्योंकि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में एक शुभ ग्रह की राशि का बनना, वहां पे कोई क्रूर ग्रह की राशि बन जाए तो व्यक्ति को मेहनती बना दे, लेकिन अगर सौम्य ग्रह बैठ जाता है तो व्यक्ति उतना साहस इकट्ठा नहीं कर पाता है धन कमाने के लिए, या किसी भी तरीके से नेचर को फॉलो नहीं करता।
इस कुंडली में लग्न 27 डिग्री का बना है और जिस स्थिति से मैं देख रहा हूं उसके आधार पे इस कुंडली में लग्न उत्तरा फाल्गुनी का बना, जिसका अधिपति सूर्य इस कुंडली के लिए दशम भाव को देख रहे हैं, जो व्यक्ति को रोजगार परक बनाएंगे। पिता की चिंता व्यक्ति करता है, उनके साथ संबंध भी अच्छे विकसित करना चाहता है, पर जाने अनजाने ही सही या किसी भी तरीके से, चाहे पिता की तरफ से ही, कई बार रुष्टता या धृष्टता बन जाती है। ऐसा ना हो, इस वजह से ही हमें सबसे ज्यादा सूर्य की आराधना, माता दुर्गा के मंदिर का दर्शन, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ, गीता जी के कम से कम किसी एक अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य करें। सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक बिल्कुल बंद करें। मांसाहार का सेवन इस कुंडली के लिए जहर से भी ज्यादा नुकसानदायक है। मंदिर का दर्शन इस कुंडली को जागृत करेगा और शिव जी को साष्टांग प्रणाम किसी भी पूर्व जन्म के किए गए पापों का प्रक्षालन करेगा। क्लियर है? इस कुंडली में भाग्य का बल बहुत अच्छा है। गुरु से केंद्र में मंगल का सूर्य के संग बैठना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के साथ साथ धर्मज्ञ और निपुण बनाएंगे। केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के शुक्र पे, शनि का प्रभाव जन्म कुंडली के शुक्र पे होने के कारण व्यक्ति के पिता को कई बार हड्डियों से और गैस्ट्रिक पेशेंट बनाने का काम करेगा। ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति की आयु तो बहुत अच्छी हो जाती है, पर निसंदेह है उसको जीवन में कई बार उधेड़ बुन से गुजरना पड़ता है और कई बार समाज का सबसे निम्न वर्ग जो होता है वो उसको फायदा नहीं पहुंचा पाता है। व्यक्ति कमजोर तो नहीं, पतले कमर का होता है, छाती चौड़ी होती है, भुजाओं में बल और बाल ज्यादा होते हैं, आंखें लाल और भ्रिकुटी तनी हुई, गहरे नेत्रों वाला, कम बालों वाला और शरीर स्पष्ट होता है। किसी भी प्रकार से व्यक्ति को हकलाहट का अगर कोई दोष ना हो तो किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। इस कुंडली में अजीर्णता का दोष लग सकता है, पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, हृदय क्षेत्र परेशान करने वाला और बीपी की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को गुड़ दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को चना और सूखे मेवे का दान भी करना चाहिए। माणिक्य इस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक रत्नों में से एक होगा। इसके अतिरिक्त जो अभी दशा चल रही है 2041 तक बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में माणिक्य और दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लाजवर्त, क्षमा करें, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लाजवर्त और दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने में जड़ा करके, स्वर्ण में जड़ा करके स्वर्ण जनित माणिक्य धारण करना चाहिए, जो भारतीय माणिक्य हो, जो बड़ा ही आसान और सस्ती कीमतों पे मिल जाता है। इस कुंडली में पैतृक सुख जन्म कुंडली में है, थोड़े घर्षण के संग। वैसे इस कुंडली का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ये सिंह लग्न की कुंडली निश्चित रूप से कभी कभी बहुत ज्यादा आलसी और भोजन करने के बाद तीव्र भोगी हो जाती है। कामोत्तेजक क्षमताएं ज्यादा होती हैं, संतान उत्पत्ति में बाधाएं होती हैं, कई बार एक से अधिक दो संतति से ज्यादा संतति नहीं होती है। इस कुंडली में 40वें वर्ष तक व्यक्ति धनवान बन जाता है और वो अपने लगभग आधे से अधिक स्वप्नों को पूरा कर लेता है। ये बात भी है, मतलब आपके पास अगर 40 वर्ष अगर नहीं हुए हैं तो कम से कम कोशिश करिए कि उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते आपके पास एक अच्छी खासी रिकॉग्निशन आपको मिल जाए। क्योंकि इस कुंडली के पंचम भाव में कई बार आपको प्रेम, कई बार आपका सामंजस्य, कई बार आपको पत्नी का प्रेम, कई बार आपको पति का प्रेम, कई बार आपको पिता का प्रेम, थोड़े घर्षण और ग्रहण के संग मिलता है। क्लियर है? भाग्य भाव इस कुंडली का ठीक है। माता और पिता के साथ संबंधों में से माता का संबंध ज्यादा बढ़िया रहेगा। पिता के साथ संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में करियर अनएस्टेब्लिशमेंट का खतरा भी होगा और लगातार पढ़ाई में बाधाएं बनने का योग भी है। इस कुंडली में धनु राशि है जिसके ऊपर ढैया साढ़े साथी का कोई प्रभाव नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि बजरंगबली की पूजा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। इस कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है वो बैठे हैं सूर्य 22 डिग्री 25 कला के साथ। नवांश कुंडली में जो स्थिति उनकी बनी है उसके आधार पर व्यक्ति को भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और उनके मंदिर का दर्शन और कम से कम भगवान शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, अगर हो सके तो बहुत आवश्यक है। इस कुंडली में ग्रहण लगा है, इस वजह से सफेद जल क्षमा करें, कुछ बोल रहा था कुछ दूसरा, बोल रहा था कुछ और, दिमाग में कुछ और बात थी। मैंने ये बात कही कि इस कुंडली में ग्रहण दोष है, इस वजह से उससे बचने के लिए किसी भी तरीके से तीर्थ का जल भगवान शिव के ऊपर अर्पित करिए। अगर तीर्थ का जल नहीं है तो जल को छान करके भगवान शिव को अर्पित करिए, सामान्य जल को। क्लियर है? ये इतनी सारी चीजें, बाकी की चीजें मैं कार्यक्रम में बताऊंगा, पर उससे पहले नक्षत्र का बोध करा देता हूं। मंगल कम्युनिकेटिव तो बना रहे हैं पर आपको रोगी भी बना रहे हैं। कई बार व्यक्ति में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति और करियर में जल्दी जल्दी कुछ मिल जाए इसका दोष लग जाता है। और मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए
आपको जल्दबाजी में निर्णय करने वाला भी बना रहा है। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में आपकी बुद्धि को कुंठित और वाणी के प्रभावों को कमजोर करने वाला बना रहा है। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको शास्त्रज्ञ बना रहे हैं और मनन करने वाला धर्मज्ञ बना रहे हैं। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में व्ययशील और भोगी प्रवृत्ति का बना रहे हैं। शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको नौकरी पेशा करने वाला, नौकरी से, पिता से सुख देने का प्रभाव उनके पास बन रहा है। वैसे आपको आलस्य तो नहीं है, पर ये प्रमादी कभी कभी बना सकते हैं, खास करके गुरु के बाद शनि वाली दशा में। इस कुंडली में दशाओं में चंद्रमा की दशा, गुरु की दशा, अंतिम वाली, और या आरंभ में तो नहीं कहूंगा पर अंतिम वाली दशा, चंद्रमा में शनि, शनि में चंद्रमा, राहु में शनि, राहु में मंगल और राहु में शनि, राहु में चंद्रमा, ये जो दशाएं हैं वो कमजोर बीत सकती हैं। चंद्रमा का संबंध जब कभी भी किसी भी ग्रह के साथ आएगा जरूर ही सावधान हो जाइएगा, अपने निर्णयों को लेकर के, अपने दाम्पत्य, पति पत्नी और बच्चों को लेकर के। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में माता के लिए अगर कोई भी कष्ट का योग बनेगा तो वो बनेगा आपकी कुंडली के आधार पे मंगल में, जब मतलब राहु में मंगल, मंगल में जब गुरु आए या मंगल में चंद्रमा आए तब माता को लेकर के कष्ट हो सकता है। पिता को लेकर के इस कुंडली में कष्ट, राहु में शुक्र और शुक्र में शनि, जब ऐसे योग चलें तो पिता को कष्ट हो सकता है। ये सारी चीजें मैंने बताई। इस कुंडली के लिए अंक 1, 9, 3 और 6 में से 1 बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए मित्र राशियों में से मेष, धनु, मिथुन और कन्या राशि ठीक होगी। नक्षत्र के आधार पे अगर इस कुंडली को देखें तो अनुराधा, स्वाति, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी तीनों छोड़ करके उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा, श्रवण, हस्त और विशाखा ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए गुरुवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। दिशा इस कुंडली के लिए पूर्व बहुत अच्छी रहेगी और पूर्व और उत्तर का कोण भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है? तब इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।